ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित हमारी वसीयत और विरासत कृति के 10वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम है प्रवास का दूसरा चरण एवं कार्य क्षेत्र का निर्धारण। इसके पहले भाग में हमने सुना कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी प्रथम यात्रा के 10 वर्ष के पश्चात हिमालय की दूसरी यात्रा पूर्ण की थी और इस यात्रा में उन्होंने ऋषि सत्ता के उस दुख को, उस पीड़ा को देखा कि उनके स्थूल शरीर ना होने के कारण उनके कार्य अधूरे डले हुए हैं, जिसके निवारण के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया और ऋषि सत्ता ने सहर्ष उनके इस निवेदन को स्वीकार किया और उन्हें आगे की योजना बतलाई और कहा कि अब आपको मथुरा जाकर आपके 24 महापुरुष चरण संपन्न करने होंगे और सहस्त्र कुंडी यज्ञ का आयोजन करना होगा। इसके अतिरिक्त शांति कुंज स्थापना की, ब्रह्मवर्चस्व की स्थापना की और अखंड ज्योति पत्रिका के संचालन की सारी योजनाएं उन्हें बतलाईं। परम पूज्य गुरुदेव जी जब पुनः वापस अपने घर लौटे, उसके पश्चात क्या हुआ, आइए इसके आगे हम जानते हैं। मथुरा जाने की तैयारी थी। एक बार दर्शन की दृष्टि से मथुरा देखा तो था, पर वहाँ किसी से परिचय न था। चलकर पहुँच गया और अखंड ज्योति प्रकाशन के लायक एक छोटा मकान किराए पर लेने का निश्चय किया। मकान की उन दिनों भी किल्लत थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आवश्यकता के अनुरूप मिल नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते घिया मंडी जा निकले। एक मकान खाली मिला। बहुत दिनों से खाली पड़ा था। मालकिन एक बुढ़िया थी। किराया पूछा तो उसने 15 रुपया बतलाया और चाबी हाथ में थमा दी। भीतर घुस के देखा तो उसमें छोटे बड़े कुल 15 कमरे थे। था तो जीर्ण शीर्ण, पर 1 रुपया कमरे के हिसाब से वह महंगा किसी दृष्टि से ना था। हमारे लिए काम चलाओ भी था। पसंद आ गया और 1 महीने का किराया पेशगी 15 रुपया हाथ पर रख दिए। बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी। घर जाकर सभी सामान ले आए और पत्नी बच्चों समेत उसमें रहने लगे। सारे मोहल्ले में कानाफूसी होती सुनी, मानो हमारा वहाँ आना कोई आश्चर्य का विषय हो। पूछा तो लोगों ने बताया कि यह भुतहा मकान है। इसमें जो भी आया जान गंवा कर गया, कोई टिका नहीं। हमने तो कितनों को ही आते और धन जन की भारी हानि उठाकर भागते हुए देखा। आप बाहर के नए आदमी हैं, इसलिए धोखे में आ गए। अब बात आपके कान में डाल दी। यदि ऐसा ना होता तो 3 मंजिल 15 कमरों का मकान वर्षों से क्यों खाली पड़ा रहता। आप समझ बूझ कर भी इसमें रह रहे हैं, नुकसान उठाएंगे। इतना सस्ता और इतना उपयोगी मकान अन्यत्र मिल नहीं रहा था। हमने तो उसी में रहने का निश्चय किया। भुतहा होने की बात सच थी। रात भर छत के ऊपर धमा चौकड़ी मचती रहती। ठठाने की, रोने की, लड़ने की आवाजें आती। उस मकान में बिजली तो थी नहीं। लालटेन जलाकर ऊपर गए तो कुछ स्त्री पुरुष आकृतियां आगे कुछ पीछे भागती दिखीं, पर साक्षात भेंट नहीं हुई। न उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया। ऐसा घटनाक्रम कोई 10 दिन तक लगातार चलता रहा। एक दिन हम रात को 1 बजे के करीब ऊपर गए। लालटेन हाथ में थी। भागने वालों को रुकने के लिए कहा, रुक गए। हमने कहा, आप बहुत दिनों से इस घर में रहते आए हैं। ऐसा करें कि ऊपर के मंजिल के 7 कमरों में आप लोग गुजारा करें, नीचे के 8 कमरों में हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार हम सब राजीनामा करके रहें, ना आप लोग परेशान हो और ना हमें हैरान होना पड़े। किसी ने उत्तर नहीं दिया, खड़े जरूर रहे।
दूसरे दिन से पूरा घटनाक्रम बदल गया। हमने अपनी ओर से समझौते का पालन किया और वे सभी उस बात पर सहमत हो गए। छत पर कभी कभी चलने फिरने जैसी आवाज तो सुनी गई, पर ऐसा उपद्रव न हुआ जिससे हमारी नींद हराम होती। बच्चे डरते या काम में विघ्न पड़ता। घर में जो टूट फूट थी अपने पैसों से संभलवा ली। अखंड ज्योति पत्रिका पुनः इसी घर से प्रकाशित होने लगी। परिजनों से पत्र व्यवहार यहीं आरंभ किया। पहले वर्ष में ही 2000 के करीब ग्राहक बन गए। ग्राहकों से पत्र व्यवहार करते और वार्तालाप के लिए बुलाते रहे। अध्ययन का क्रम तो रास्ता चलते समय ही चलता रहा। रोज टहलने जाते थे, उसी समय में 2 घंटा नित्य पढ़ लेते। अनुष्ठान भी अपनी छोटी सी पूजा की कोठरी में चलता रहता। कांग्रेस के काम के स्थान पर लेखन कार्य को अब गति दे दी। अखंड ज्योति पत्रिका, आर्ष साहित्य का अनुवाद, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की रूपरेखा, इन्हीं विषयों पर लेखनी चल पड़ी। पत्रिका अपने ही हैंड प्रेस से छापते, शेष साहित्य दूसरे प्रेसों से छपा लेते। इस प्रकार ढर्रा तो चला, पर वह चिंता बराबर बनी रही कि अगले दिनों मथुरा में रहकर जो प्रकाशन का बड़ा काम करना है, प्रेस लगाना है, गायत्री तपोभूमि का भव्य भवन बनाना है, यज्ञ इतने विशाल रूप में कराना है जितना महाभारत के उपरांत नहीं हुआ। इन सबके लिए धनराशि, जनराशि कैसे जुटे? उसके लिए गुरुदेव का वही संदेश आंखों के सामने आ खड़ा होता था कि बो और काटो। उसे अब समाज रूपी खेत में क्रियान्वित करना था। सच्चे अर्थों में अपरिग्रही ब्राह्मण बनना था। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा मस्तिष्क में घूमने लगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके बाद हम फिर पुनः आगे की वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे के अध्याय का अध्ययन करेंगे। यदि इस अध्याय को पढ़ते समय मुझसे कहीं कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है, या फिर किसी वजह से आपको कोई परेशानी या असुविधा पहुंची है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। यदि आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो जाने से पूर्व आइए हम पुनः परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनी माता जी और माँ गायत्री की शरण लेते हैं और उनसे ये विनय करते हैं कि जिन राह पर परम पूज्य गुरुदेव जी चले और जो समर्थ है, जो सर्वशक्तिमान है, उनके कार्यों को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार हम भी उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, बिना किसी परेशानी, बिना किसी रुकावट के। ये जो परेशानियां छोटी मोटी आती जाती हैं, जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे, सड़क पर आसपास बहुत शोरगुल है जो हमेशा ही रहता है। पहले पहल तो मैंने भी इसकी परवाह की और वीडियोस लाने में विलंब किया, परंतु अब मैं इनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखूंगी और गुरुदेव का साहित्य जल्दी से जल्दी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि शोर के मध्य भी मेरी आवाज़ और गुरु जी का संदेश तो आप तक पहुंच ही जाएगा। कृपया आप इस शोर पर ध्यान ना दें, आप उन बातों पर ध्यान दें जो गुरु जी आपसे कहना चाहते हैं, जिन बातों के लिए गुरुदेव आपसे आशा रखते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। अगली वीडियो के आने तक आप सभी को मेरा नमस्कार।